गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज हम फर्स्ट पार्ट में यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी विभिन्न योजनाओं का विस्तृत अध्ययन किया था हमने और ठट्टा में उसकी मृत्यु हुई थी। जैसा आपको याद होगा, गुजरात अभियान के दौरान ही वो काफ़ी बीमार पड़ गया था और ठट्टा में 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। फिरोज तुगलक उसका उत्तराधिकारी बना था, जिसने 1351 से 1388 ईस्वी तक सल्तनत में के सिंहासन पर अपना शासन स्थापित रखा था। अब सर्वप्रथम हम बात करते हैं फिरोज तुगलक के राज्यारोहण की। 23 मार्च 1351 ईस्वी को ठट्टा के शाही शिविर में जो अमीर और उलेमा उपस्थित थे, उनकी सर्वसम्मति से उसका राज्यारोहण किया गया था। अब इसे देखकर के लगता है कि उसका राज्यारोहण को किसी प्रकार की उत्तराधिकार को किसी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन वास्तविकता ये है फिरोज तुगलक को उसके उत्तराधिकार से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। वास्तव में फिरोज तुगलक जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का पुत्र नहीं था, बल्कि उसके चाचा रज्जब का पुत्र था और यही कारण है कि उसको सिंहासन प्राप्ति के बाद कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कुछ विरोधों का सामना करना पड़ा। इसमें सबसे पहले जो उसके उत्तराधिकार को चुनौती दी गई थी वह थी मोहम्मद तुगलक की बहन खुदाबंद जादा द्वारा। खुदाबंद जादा ये चाहती थी कि उसके पुत्र दावर मलिक को मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी बनाया जाए और इसके लिए उसने इस बात को अमीर और उलेमा वर्ग के सामने रखा था कि सैद्धांतिक आधार पर उसका दावा जो है वो उचित है, क्योंकि वह मोहम्मद बिन तुगलक की बहन थी, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी जो फिरोज तुगलक बना था वो उसके चाचा का पुत्र था। तो चाचा के पुत्र के स्थान पर बहन के पुत्र को पहला उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ये था खुदाबंद ज़ादा का जो पुत्र था दावर मलिक वो अयोग्य था। यद्यपि उसकी इस चुनौती को, उसके इस आधार को उलेमा और अमीरों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन उन्होंने इस बात को खुदाबंद ज़ादा से कहा कि उसका पुत्र अयोग्य है और वर्तमान में सल्तनत में चारों तरफ विद्रोह फैले हुए हैं। ऐसी स्थिति में उसके पुत्र की अयोग्यता का लाभ उठा करके ये विद्रोही अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने फिरोज तुगलक को ही मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया था। दूसरी जिस चुनौती का सामना करना पड़ा वो था मोहम्मद बिन तुगलक के वजीर ख्वाजा जहां द्वारा सुल्तान फिरोज तुगलक के उत्तराधिकार को चुनौती देना। असल में जिस समय फिरोज तुगलक ठट्टा से दिल्ली की ओर आ रहा था, उसी समय सुल्तान फिरोज तुगलक के इस वजीर द्वारा ये पत्र लिख करके सूचित किया गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु की सूचना मिलते ही उसके अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पर बैठा दिया गया है और ऐसी स्थिति में फिरोज तुगलक को उसका संरक्षक नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसे सुल्तान नहीं बनाया जा सकता। यद्यपि जो अमीर और उलेमा थे उन्होंने इस पत्र को पढ़ा था, क्योंकि स्वयं फिरोज तुगलक द्वारा ये पत्र अमीर और उलेमाओं के समक्ष रखा गया था, लेकिन अंततः जब दिल्ली पहुंचे अमीर और उलेमा फिरोज तुगलक के साथ, तो उन्होंने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के अल्पवयस्क पुत्र को अपदस्थ करके उसके स्थान पे फिरोज तुगलक को ही दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था। तो ये थी चुनौतियां जिसका सामना फिरोज तुगलक को करना पड़ा था। अब तुगलक वंश में दो जो महत्वपूर्ण सुल्तान हुए थे, एक को हम पढ़ चुके मोहम्मद बिन तुगलक और दूसरा आपके फिरोज तुगलक।
तो निश्चित रूप से इम्पोर्टेंट है उसकी विभिन्न जो नीतियां थी जो शासन संबंधित थी, जिसमें हम गृह नीति और विदेश नीति को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं फिरोज तुगलक की गृह नीति। गृह नीति के अंतर्गत जो सर्वप्रथम आता है वो है राजत्व का सिद्धांत। जैसा कि आपने अलाउद्दीन खिलजी, बलबन आदि के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपना राजत्व सिद्धांत स्थापित किया था। ठीक इसी प्रकार से फिरोज तुगलक द्वारा भी अपने राजत्व सिद्धांत को स्थापित किया गया था और उसकी मुख्य विशेषता यह थी कि उसने राजत्व सिद्धांत में ट्रस्टीशिप का सिद्धांत जो है उसको स्वीकार किया था। फिरोज तुगलक यदि हम देखें तो बहुत ही कट्टर मुसलमान था और ऐसी स्थिति में उसने मुस्लिम संवैधानिक सिद्धांतों को महत्व प्रदान करते हुए इस ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को स्वीकार किया था। अब इस सिद्धांत को स्वीकार करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था कि शासन व्यवस्था के मूल उद्देश्य के रूप में सांप्रदायिक राज व्यवस्था के सिद्धांत को पुनः स्थापित करना। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था और हर हाल में मुस्लिम सत्ता को इस्लामिक कानून के अनुसार स्थापित करना चाहता था और ये तभी संभव था जब वह स्वयं को अपने जो खलीफा सारे मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व करता है उसका ट्रस्टी मात्र समझे। या जहाँ तक हम फिरोज तुगलक की योग्यता के बारे में बात करें तो फिरोज तुगलक में योग्यता का अभाव था, किंतु फिर भी उसे एक सफल सुल्तान की श्रेणी में रखा जा सकता है। इसका कारण क्या था कि अमीर और उलेमा जो थे उनका पूर्ण समर्थन फिरोज तुगलक को प्राप्त था। और अमीर और उलेमा उसको अपना पूर्ण समर्थन क्यों दे रहे थे? इसके पीछे था इस्लामी कानूनों को फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित करना, क्योंकि उलेमा पूरी तरह से शरीयत के नियमों के अनुसार शासन संचालन में विश्वास रखते थे और इन्हीं भावनाओं को समझते हुए फिरोज तुगलक ने इन इस्लामी कानूनों को स्थापित करके उलेमा और अमीरों को प्रसन्न रखने की नीति अपनाई थी। इसके पीछे कारण ये भी था कि जब फिरोज तुगलक को सुल्तान के पद पर नियुक्त किया गया था या मनोनीत किया गया था तो उसमें अमीर और उलेमाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी रही थी। तो इसलिए अमीर और उलेमाओं को प्रसन्न रखना उसका मुख्य उद्देश्य रहा होगा। इसके बाद उसकी गृह नीति में दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है वजीर की शक्ति का विकास। हम सभी जानते हैं वजीर, जिसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रधानमंत्री। यदि सल्तनत की केंद्रीय शासन व्यवस्था में हम देखें, सुल्तान के बाद जो महत्वपूर्ण पद था केंद्रीय शासन में वह वजीर का था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी वजीर महत्वपूर्ण पद था और ख्वाजा जहां जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक का वजीर था। लेकिन ख्वाजा जहां के द्वारा चूंकि फिरोज तुगलक के उत्तराधिकार को चुनौती दी गई थी, अतः फिरोज तुगलक ने वजीर के पद से ख्वाजा जहां को हटाकर उसके स्थान पर मकबूल नामक व्यक्ति को वजीर के पद पर नियुक्त किया था, जो बहुत ही अनुभवी एवं योग्य वजीर सिद्ध हुआ था। ये वास्तव में एक तेलंग हिंदू था, लेकिन बाद में इसने इस्लाम ग्रहण कर लिया था और निसंदेह एक बहुत ही अनुभवी और निपुण राजनीतिज्ञ था, जिसने अपनी नीतियों के माध्यम से पूरी सल्तनत की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया था। आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि फिरोज तुगलक अपने प्रारंभिक 7 वर्ष के शासन काल में मात्र 13 दिन ही दिल्ली में रहा था या राजधानी दिल्ली में रहा था। इस बात से ये स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित रूप से मकबूल जो था वो एक अनुभवी और योग्य रणनीतिज्ञ था और इसी वजह से 13 दिन फिरोज तुगलक के राजधानी में रहने के बाद भी इतने बड़े समय में प्रारंभिक 7 वर्षों में दिल्ली में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई थी। और जब मकबूल की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उसके पुत्र को वजीर के पद पर नियुक्त किया गया था, जो भी
अपने पिता से कहीं अधिक कुशल राजनीतिज्ञ सिद्ध हुआ था। इस तरह से जो वजीर के पद है उसकी महत्ता में काफी वृद्धि हो गई थी। लेकिन साथ ही साथ आप देखिए वजीर के प्रभाव में वृद्धि होते ही कई ऐसे अमीर और उलेमा थे जो चिढ़ने लगे थे और उन्होंने सुल्तान फिरोज के कान भरने शुरू कर दिए थे। लेकिन सुल्तान फिरोज तुगलक ने कभी भी इनके बातों पर विश्वास नहीं करा और वजीर के अधिकारों को बरकरार रखा। वजीर के अधिकारों में आप देखिएगा किसी भी वजीर के अधिकारों में नियुक्ति और पदच्युति यानी किसी भी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को नियुक्त करने और उसको पदच्युत करने का अधिकार भी वजीर को दिया गया था। इस तरह से सुल्तान फिरोज तुगलक के समय में वजीर का पद जो था वो काफी महत्वपूर्ण हो गया था। इसके बाद फिरोज तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत हम बात करते हैं राजस्व व्यवस्था की। राजस्व व्यवस्था किसी भी राज्य के उत्थान में एक अच्छी राजस्व व्यवस्था कायम करना राज्य की उन्नति के लिए आवश्यक होता है और उसके उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका राजस्व व्यवस्था की नीतियां जो हैं वो महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अब इसमें आप देखिए सर्वप्रथम जो तकावी ऋण था उसकी वसूली सुल्तान फिरोज तुगलक के द्वारा रद्द कर दी गई थी। इसका कारण क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जनता से बहुत कठोरता के साथ ही तकावी ऋण वसूल किए जाते थे, जिससे जनता को काफी कष्टों का सामना करना पड़ा था। अतः सुल्तान फिरोज तुगलक द्वारा इस कष्टदायी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। दूसरा, राजस्व अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की गई थी। इसके पीछे संभवतः कारण था अधिकांश अधिकारी जो थे वो मुस्लिम थे और अपने इस्लाम धर्म को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से संभवतः फिरोज तुगलक द्वारा राजस्व अधिकारियों के वेतन को बढ़ाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उलेमाओं को जो भूमि अनुदान दिया जाता था वो भूमि अनुदान देना बंद कर दिया गया था। लेकिन उलेमाओं के समर्थन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से फिरोज तुगलक ने उलेमाओं को भूमि अनुदान देना पुनः प्रारंभ कर दिया था। राजस्व व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से फिरोज तुगलक द्वारा राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करवाया गया था और इसके लिए उसने ख्वाजा हिशामुद्दीन को ये आदेश दिया कि वह जल्द से जल्द पूरे राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा तैयार कर उसे प्रस्तुत करे। एक बहुत बड़ी जिसे हम गलती कह सकते हैं फिरोज तुगलक की, राजस्व तय करने की जो वैज्ञानिक पद्धति पूर्व के सुल्तानों के द्वारा प्रयोग में लाई जा रही थी, उस वैज्ञानिक पद्धति का फिरोज तुगलक के द्वारा त्याग कर दिया गया था। ये वैज्ञानिक पद्धति क्या थी? असल में जो भूमि का उपजाऊपन है, जो भूमि की कुल पैदावार या उत्पादन होता था, उसके आधार पर राजस्व तय किया जाता था। लेकिन फिरोज तुगलक द्वारा इस अच्छी वैज्ञानिक पद्धति का त्याग कर दिया गया था। इसके अलावा नए सूबेदारों की जब नियुक्ति की जाती थी प्रांतों में, तो उस समय किसानों के द्वारा उन सूबेदारों को भेंट और उपहार देने की प्रथा प्रचलित थी, जिससे किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ता था। तो निश्चित रूप से फिरोज तुगलक के द्वारा ये अच्छा कदम उठाया गया था। उसने इस प्रकार की प्रथा को समाप्त कर दिया था। कुरान के अनुसार 4 प्रकार के कर लगाए जाते थे: खराज, खम्स, जजिया और जकात। जैसा कि आप भली भांति परिचित होंगे, खम्स जो है वो लूट का भाग होता था और जजिया हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था। आप देखिए जजिया मुसलमानों पर नहीं लगाया जाता था, लेकिन अपनी कट्टरता को प्रदर्शित करते हुए फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। जकात मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। अब यहाँ हम देखें, जो हिंदुओं से कर लिया जाता था उसकी जो दर होती थी काफी अधिक होती थी, जबकि मुसलमानों से जो कर वसूल किए जाते थे जकात आदि, उन पर दर काफी रखी गई थी। सिंचाई कर भी फिरोज तुगलक के द्वारा लगाया गया था, क्योंकि फिरोज तुगलक ने सिंचाई के लिए काफी अच्छी व्यवस्था की थी, नहरों आदि का निर्माण किया था। तो जो किसान
सिंचाई के रूप में इन नहरों या कुओं और बांधों का जल इस्तेमाल करते थे, उन्हें अपने कुल उत्पादन का 1/10वां भाग कर के रूप में देना पड़ता था। यहाँ एक चीज विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, फिरोज तुगलक बाग लगवाने का बहुत शौकीन था और उसके द्वारा 1200 फलों के बाग लगवाए गए थे, जो 1,80,000 टका वार्षिक आय राज्य को प्रदान करते थे। यानी बड़ी आप कह सकते हैं धन इनके द्वारा बड़ी मात्रा में आय की प्राप्त होती थी, जो 1200 फलों के बाग दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए थे। अब हम बात करते हैं राजस्व व्यवस्था के दोष। निश्चित रूप से एक अच्छी राजस्व व्यवस्था फिरोज तुगलक के द्वारा कायम करने के प्रयास किए गए थे, लेकिन उसकी राजस्व व्यवस्था पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं थी। A.L. श्रीवास्तव जो प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार हैं, उनके अनुसार भूमि कर वसूली की ठेका प्रथा को फिरोज तुगलक के द्वारा पुनः लागू करना, जिसे इजारेदारी प्रथा भी कहा जाता है। अब इस प्रथा में दोष क्या था? कई बार आप देखिए ऐसा होता था, जो जितनी बोली लगाता था ये कर वसूलने की जो ठेका है उसी व्यक्ति को दे दिया जाता था, और ये व्यक्ति जो इस अधिकार को प्राप्त करता था वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कभी भी जो राजकोष है उसमें राजस्व जमा नहीं करा पाता था। साथ ही साथ आप देखिए कि ये अधिकारी जो हैं वो बड़ी सख्ती से कर वसूली किया करते थे, धन प्राप्ति के लालच में या अधिक से अधिक राजस्व प्राप्ति के लालच में, जिससे किसानों में काफी असंतोष था और कृषि कार्य के प्रति उनकी रुचि भी कम होती जा रही थी। और कभी कभी अनुभवहीन व्यक्ति जो हैं उन्हें भी राजस्व वसूली का अधिकार प्राप्त हो जाता था। तो इस दृष्टि से ठेकेदारी प्रथा जो है या इजारेदारी प्रथा जो है उसे राजस्व व्यवस्था का एक दोष माना जाता है, जो फिरोज तुगलक द्वारा लागू की गई थी। दूसरा दोष था अधिकारियों और कर्मचारियों जो राजस्व विभाग से जुड़े हुए थे, उन्हें वेतन के बदले यानी नगद वेतन देने के स्थान पर जागीरें प्रदान करना। इससे जो खालसा भूमि थी, खालसा भूमि इन द सेंस जिस भूमि पर सरकार का अधिकार होता है वो खालसा भूमि कहलाती थी। तो जब वेतन के बदले में जागीरें देना प्रारंभ किया गया तो खालसा भूमि का क्षेत्र जो है वो काफी सीमित हो गया था। फिर अगला दोष था जजिया का विस्तार और उसे कठोरता से वसूल करना। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि फिरोज तुगलक के द्वारा जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लागू कर दिया गया था, जो उसकी कट्टरता का प्रतीक माना जाता है, और इस जजिया कर को बड़ी कठोरता के साथ वसूल भी किया जाता था। ये थी फिरोज तुगलक की राजस्व व्यवस्था और उसके दोष। अब हम बात करते हैं सिंचाई को प्रोत्साहन। आपको याद होगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा नहर निर्माण की योजना तैयार की गई थी, किंतु दुर्भाग्य से वह अपनी इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर पाया था। लेकिन फिरोज तुगलक के द्वारा महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण कराया गया था, जिसका उद्देश्य था उत्पादन में वृद्धि करना या कृषि क्षेत्र में विकास करना, और उसके द्वारा 5 महत्वपूर्ण नगरों का निर्माण कराया गया था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नहर थी वो यमुना नदी यानी दिल्ली से हिसार की ओर बनाई गई थी या हिसार तक बनाई गई थी, और ये सबसे बड़ी नहर थी। इसकी लंबाई थी 150 मील। 150 मील लंबी नहर का निर्माण दिल्ली की यमुना नदी से हिसार तक किया गया था। दूसरी नहर जो थी वो 96 मील लंबी थी और सतलज से घग्गर तक इसका निर्माण किया गया था। तीसरी नहर मंडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से हांसी तक बनाई गई थी। चौथी नहर घग्गर से फिरोजाबाद जो नया स्थापित नगर था फिरोज तुगलक के द्वारा घग्गर नदी से लेकर फिरोजाबाद तक इसका निर्माण कराया गया था। और 5वीं नहर जो थी वो यमुना से फिरोजाबाद तक बनाई गई थी। इस तरह से ये 5 महत्वपूर्ण नहरें थी जो सिंचाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित की गई थी।
सिंचाई के क्षेत्र में और अधिक जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए गए थे फिरोज तुगलक के द्वारा सिंचाई को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से, उसमें नहरों के अतिरिक्त 50 बांधों का निर्माण कराया गया था। 160 कुएं बनाए गए थे। इन कुओं के खुदवाने के पीछे उद्देश्य संभवतः जो राहगीर थे उनको पीने के पानी उपलब्ध कराने से संबंधित भी उसका उद्देश्य रहा था। नहरी क्षेत्रों में फिरोज तुगलक द्वारा किसानों से गेहूं, गन्ना, मसूर आदि की उत्तम फसलों को बोने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नहरी क्षेत्र जो होते हैं वहाँ की भूमि काफी उपजाऊ होती है और इसी दृष्टि से संभवतः फिरोज तुगलक द्वारा किसानों से इस प्रकार का अनुरोध किया गया होगा। फिरोज तुगलक की गृह नीति के अंतर्गत उसके अन्य निर्माण कार्य, उसको परोपकारी कार्य जो थे, शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में उसका विकास, उसके द्वारा लागू की गई दास प्रथा को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।